वैसे टॉपिक नीलेश ने पहले लिया हुआ है, एसीपी रूल्स, पे रूल्स 2016। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ओके, तो बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बेसिक जो कि आप लोगों ने कहा था बेसिक पे हम काम करेंगे, जजमेंट्स हम पढ़ लेते हैं सारे। सबसे पहले बेसिक चीज में पे आती है, और पे में जो सबसे बेसिक चीज बेसिक पे क्या होती है, कि सब कुछ बेसिक पे ही डिपेंड करता है। उस दिन आपको नीलेश ने एक चार्ट दिखाया था जिसमें दिखाया था पे मैट्रिक्स। जो 7th पे कमीशन आया है उसमें एक पे मैट्रिक्स आया है, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आपको दिखेगा तो। ये आपको नहीं। ओके, अभी एक सेकंड। शेयर स्क्रीन करना। यस, ये अब आपको दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा जूम कर दे। हाँ, जूम करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, बेटर। ये पे मैट्रिक्स है। ये पे कमीशन ने इस पर फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया है और एक पे मैट्रिक्स बनाया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर पे बैंड्स हैं जो पहले होते थे पे कमीशंस में। पहले के पे कमीशंस में आते थे तो पे बैंड्स होते थे, फिर ग्रेड पे भी आया। तो ऊपर आप देखें तो पे बैंड्स है 5200, 20,200, देन 9300, 34,800, देन 15,000, 600, 39,100, ऐसे करके ये पे बैंड्स हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी इन विच पे बैंड यू फॉल, पोस्ट कौन सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो। जैसे हायर पोस्ट पे जाते हैं तो पे बैंड्स बढ़ते रहते हैं। उसका एक कंसेप्ट आया था ग्रेड पे का। तो पे बैंड्स में कई ग्रेड पे दिए गए थे। 2006 में जब पे कमीशन आया तो उसमें 1800 ग्रेड पे, 1900, 2000, 2400, 4200 ऐसे ग्रेड पे दिए गए, ताकि पर अब इन सबको खत्म करके एक पे मैट्रिक्स बनाया गया है। तो इसमें क्या किया है, इसमें 4-5 ग्रेड पेज को और एक पे बैंड को लेके एक पे मैट्रिक्स आप देखेंगे तो पहला लेवल, ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये 18 कॉलम्स आपको दिखेंगे शीट पे 1 to 18, ठीक है। और स्टार्टिंग है लेवल 1 जो है, लेवल्स है उसका 1 2 3 4, दीस आर द लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल क्या चीज है। लेवल 1 में देखो तो फर्स्ट जो नंबर है 18,000 रुपए है। 18,000 इज बेसिक सैलरी, जैसे नीलेश ने बताया था कि ये एक सब कुछ कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन ये वो सभी चीजों देख इतनी सैलरी मिनिमम बेसिक पे होनी चाहिए। तो फंक्शनल इस लेवल 1 में जो नीचे सैलरी है ये 18,000, ये बेसिक पे है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल, ठीक है। अब मैं इस ऐसे ये लेवल्स हैं 18,000 एंड ऑल, ये लेवल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे जब लेवल्स में आप देखो तो लेवल 1 2 3 4 5 6 7 लेवल्स 18 तक है, और नीचे जो रोज हैं ये हर लेवल के बाद एक बढ़ जाता है, एक इंक्रीमेंट एक लग जाती है तो वो लेवल बढ़ जाता है। बेसिकली वो 3% का एक इंक्रीमेंट होता है नियरेस्ट टू। यस, श्योर श्योर, आई जस्ट। तो ये कॉलम्स और 18 कॉलम्स और 40 रोज हैं, ठीक है। तो इसमें सब कुछ इसमें किया हुआ है। अब जो बेसिक पे है वो तो पे इन द फंक्शनल लेवल है। जो फंक्शनल लेवल है, जो फर्स्ट फंक्शनल लेवल का मतलब हुआ फर्स्ट लेवल, ठीक है। फंक्शनल लेवल का मतलब हो गया फर्स्ट लेवल। तो बेसिक पे जो है किसी भी पोस्ट की लेवल 1 में, लेवल 2 में, 3 में, 4 जो सबसे पहला आपको सेल दिख रहा है, इसको एक डब्बे को एक जो सेल है, वो जो सेल है वो उस पोस्ट की फर्स्ट बेसिक पे है, एंट्री लेवल पे जिसको हम बोलेंगे। तो एंट्री लेवल पे क्या है, द फंक्शनल मींस द पे इक्वल टू फर्स्ट सेल। उस रो में, उस कॉलम में जो भी पहला है लेवल 1 के नीचे जो आपको दिख रहा है 18,000,
दैट इज द एंट्री लेवल पे उस पोस्ट की। हर पोस्ट की एक एंट्री लेवल पे है और जो फर्स्ट सेल है वो उसके एंट्री लेवल पे है। तो बेसिक पे क्या है? बेसिक पे उसी को बोलते हैं द पे इन द फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल मींस बेसिक लेवल, जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 बेसिकली। लेवल 1 में जो आपको रो दिख रही है पूरी, वो सारी फंक्शनल लेवल है, तो इसको हम बेसिक पे बोलते हैं। अब पे और भी कई तरह की होती है, उसमें मैं आपको छोटा छोटा बताऊंगा। एक होती है स्पेशल पे। कई बार स्पेशल पे मिलती है इन कंसिडरेशन ऑफ आर्डुअस नेचर ऑफ द ड्यूटीज। कोई ड्यूटीज आपकी ऐसी है कि जैसे बॉर्डर पे करता है कोई काम, कोई वॉर सिचुएशन में काम करता है, कोई कैसे भी काम करता है, तो वो एक स्पेशल पे मिलती है उसको। या फिर कोई एडिशनल वर्क उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसके लिए एक स्पेशल पे मिलती है। या फिर कोई हायर पे स्केल उसको मिलना है पर वो मिल नहीं पा रहा, तो उसको एक स्पेशल पे दी जाती है। तो बेसिक पे के बाद स्पेशल पे, हम इसको कहते हैं स्पेशल पे। ऐसी एक होती है पर्सनल पे। पर्सनल पे क्या होती है? टू सेव सब्सटेंटिव बेसिक पे सर्कमस्टांसेस। किसी एक एम्प्लॉय को एक पर्सनल पे दी जाती है कि सिर्फ वो उसी तक सीमित रहेगी, उसी तक लिमिटेड रहेगी और किसी को नहीं मिलेगी, तो वो उसकी पर्सनल पे होगी। वो बेसिकली होता क्या है, कई बार ये होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको जो नेक्स्ट पे लेवल हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको एक पर्सनल पे देते हैं ताकि उसको सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। पर उसको देनी एज पर रूल्स नहीं दे पाते, तो उसको एक पर्सनल पे हम देते हैं, जिससे वो एक प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई और नहीं क्लेम कर सकता मुझे भी उसकी इतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी उसको मिल रही है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। उसके लिए एक रीजन है उसको पर्सनल पे देने का। ऐसी ओवरसीज पे होती है। ओवरसीज पे डेफिनेशन सिंपल है कि जो अगर कोई बाहर ओवरसीज काम कर रहा है तो उसका एक स्पेशल पे उसके कारण मिलती है, उसको ओवरसीज पे बोलते हैं। और भी कई सारे इमोलुमेंट्स होते हैं, वो भी पे का पार्ट होते हैं बहुत सारे, जैसे अलाउंसेस होते हैं, वो सारी चीजें अलग हैं, पर हम सिर्फ पे पे रहेंगे आज। इसके बाद डियरनेस पे। डियरनेस पे होती है, डियरनेस अलाउंस होता है, सबने सुना होगा डीए। पर डियरेंस अलाउंस में से एक पोर्शन अगर हम डियरेंस पे बना के उसको पे का पार्ट बना देते हैं, तो वो होता है डियरेंस पे, डियरनेस पे। और ऐसे ही होता है प्रिजम्पटिव पे। मैं भी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें दिखेगा आपको। प्रिजम्पटिव पे होता है अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है एक पोस्ट पे और फीडर पोस्ट पे है वो, और उसको गवर्नमेंट को लगता है कि ये फीडर पोस्ट पे काम कर रहा है और इसको एक पे इसकी बढ़नी है एक लेवल, तो उसको एक प्रिजम्पटिव पे एक कंसीडर करके दी जाती है कि ये आपकी प्रिजम्पटिव पे है। और एक होती है सब्सटेंटिव पे जो उसको मिलती है ओरिजिनली में। प्रिजम्पटिव और सब्सटेंटिव, ये 5-6 तरह की पे है। अभी मैं आपको शेयर स्क्रीन करूंगा तो इसमें आपको दिखेगा। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ, तो देखिए पे कई तरह की होती है। बेसिक पे इन द फंक्शनल और एसीपी लेवल। जो पहला रो है, पहली जो लेवल है वो फंक्शनल पे या और एसीपी लेवल होता है, उससे नेक्स्ट होता है बेसिकली। फंक्शनल को छोड़ के सारे एसीपी लेवल से बेसिकली, वो एसीपी लेवल में भी बताऊंगा क्या होता है। फंक्शनल लेवल होता है फर्स्ट रो और बाकी सारे एसीपी लेवल्स हैं, ठीक है। बेसिक पे ये होगा। स्पेशल पे होगा इन कंसिडरेशन ऑफ आर्डुअस नेचर ऑफ द ड्यूटीज, इन कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रिस्पांसिबिलिटी। जो वो काम कर रहा है उसके अलावा भी उसे और काम करना पड़ रहा है, कोई और रिस्पांसिबिलिटी है उसके पास। या फिर इन ल्यू ऑफ हायर पे स्केल। हायर पे स्केल उसको दे नहीं सकते हैं, पर देना चाहते हैं उसका, तो स्पेशल पे दी जाती है। ऐसी ही पर्सनल पे, टू सेव सब्सटेंसिव बेसिक पे इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दी जाती है। पर्सनल पे वो बहुत, जैसे 100 एम्प्लॉय से सबको नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी ताकि उसको कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में काम कर रहा है। ऐसी ओवरसीज पे, जब कोई वर्क ओवरसीज कर रहा है तो उसके ओवरसीज पे एडिशनली दी जाती है, उसको ओवरसीज पे बोलते हैं। एनी अदर इमोलुमेंट्स, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कई बार डिसाइड करता है कि इनको एम्प्लॉय को ये इमोलुमेंट्स भी मिलने चाहिए। डीएनएस पे होते हैं पोर्शन ऑफ डियरेंस अलाउंस, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक पे, तो ये भी बेसिक पे का ही पार्ट हो जाता है। और प्रिजम्पटिव पे होता है पे और बेसिक पे एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड ही बीन वर्किंग ऑन द फीडर पोस्ट और द पोस्ट व्हिच ही आल्सो लियन। अगर वो उस पे काम कर रहा होता फीडर पोस्ट पे, मान लो काम मतलब उसकी कोई पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं है बट फिर भी वो काम कर रहा होता है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो उसे प्रिजम्पटिव पे दी जाती है।
और एक सब्सटेंटिव पे होती है, जो सब्सटेंटिव पे जो दिखती है, जो वो व्हाइल होल्डिंग अ पोस्ट, एक पोस्ट पे नहीं है तो प्रिजम्पटिव, पोस्ट पे है तो सब्सटेंटिव। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पे है बेसिकली। तो इसका मैं बताऊंगा आपको लेवल। जो मैंने आपको पे मैट्रिक्स दिखाया था, लेवल आपको मैंने बताया कि लेवल होता है पे स्केल अरेंज इन वर्टिकल सेल्स इन द पे मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसमें जितने भी पे स्केल वो आपको दिख रहे हैं कॉलम्स, वो सारे पे मैट्रिक्स में उनको हम लेवल्स बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट रो है, वो फंक्शनल लेवल है। फंक्शनल लेवल इज मींस द फंक्शनल लेवल, बेसिक लेवल इन द पे मैट्रिक्स। जो उस पोस्ट का है, पहली रो जो है फंक्शनल लेवल है, उसको हम फंक्शनल पे लेवल या फंक्शनल पे स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और उस लेवल की पोस्ट पे को जो बोलते हैं एंट्री लेवल। जब भी कोई एम्प्लॉय, किसी को नौकरी मिलती है, तो सबसे पहला जो लेवल है, फंक्शनल लेवल है, वो एंट्री लेवल होता है। उसी पे एंट्री होती है, उसी को, जैसे वो 18,000 है फर्स्ट लेवल, तो उसको 18,000 की सैलरी बेसिक पे मिलेगी, तो वो एंट्री लेवल पे है जो फर्स्ट सेल में है। और एसीपी लेवल, अभी जैसे ऊपर हमने पढ़ा, एसीपी लेवल बाकी सारे एसीपी लेवल्स हैं। तो अगर आप 18,000 के नीचे देखोगे तो 18,500 है, तो वो जो है वो एसीपी लेवल है, उससे नीचे वाला है। वो एसीपी लेवल कैसे आएगा, वो 3% ऐड करके आता है नियरेस्ट 100 के करके। अभी मैं आपको एक और वो जो अभी हम पे और लेवल्स मैट्रिक्स में, कि 2016 में जो सिस्टम आया है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, बड़ा ही क्लियर है, उससे बड़ा ही अच्छा है कि कोई भी 3% ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा ही हुआ है एडेड ऑलरेडी। 18,000 में अगर आप 3% ऐड करो तो 18,540 आता, तो नियरेस्ट 100 में 18,500 उसका जो है वो उसका एसीपी लेवल हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल। तो ये मैट्रिक्स इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें सारा कुछ दिया हुआ, अगले 20 साल 30 साल जब तक नौकरी करेगा उस व्यक्ति की, उसमें सैलरी दी हुई है कितनी होगी इंक्रीमेंट लगने के बाद एसीपी लेवल पे। तो ये पे मैट्रिक्स में इसका फायदा है। अब है फिक्सेशन ऑफ पे। पे कैसे फिक्स की जाएगी? जब पे फिक्स करनी है तो कैसे होनी है? फर्स्ट अपॉइंटमेंट में तो सिंपल है कि उसकी जो फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट एंट्री लेवल पे शैल बी फिक्स एज फर्स्ट सेल ऑफ द फंक्शनल लेवल। जो फर्स्ट सेल 18,000 जैसे है, तो वो उसकी फिक्सेशन ऑफ पे 18,000 हो जाएगी, उसके 18,000 बेसिक पे हो जाएगी। तो और सब्सिक्वेंट लेवल पे कैसे होएगा? अगर वो 18,000 से पहले कहीं काम कर रहा हो, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट उसकी हुई है और वो एक प्रमोशन लेके आ रहा है, तो 18,000 से नेक्स्ट वाला जो होगा 18,500, वो उसकी लेवल हो जाएगा उसका अपॉइंटमेंट पे, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे। तो वो उसका फंक्शनल लेवल 18,500 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एसीपी लेवल उसको बोलते हैं। अब दो तरीके के क्वेश्चन भी नीलेश ने भी बताया कि अगर कोई प्रॉपर चैनल से आ रहा है तो उसको मिलेगा उसका बेनिफिट। अगर कोई प्रॉपर चैनल से आया है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो पे शैल बी फिक्स्ड एट एंट्री लेवल पे ऑफ द पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट एडमिसिबल। अगर नहीं आए तो एंट्री लेवल पे आएगा। जैसे एक व्यक्ति किसी हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है और उसको वहां पे 18,000 पे काम कर रहा था, उसने वहां छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और यहाँ अप्लाई कर दिया मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, और उसकी वो अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो वो ये नहीं कह सकता मैं वहां करता था 18,000 में, मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लो। तो उसको एंट्री लेवल पे ही मिलेगी क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया है। अगर प्रॉपर चैनल से आता है तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं कि उसकी, या तो वो एंट्री लेवल पे आएगा, या क्योंकि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है तो एंट्री लेवल पे ही रहेगा, और या उस पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है जो अवेलेबल है फंक्शनल सेल में, जो उसके नियरेस्ट है, वो उसको मिलेगा। या फिर एट द नेक्स्ट सेल अबाउट द एग्जिस्टिंग सेल द सेम सेल इज नॉट अवेलेबल। मान लो वो पहले 18,300 उसका बेसिक पे था, ये 2016 से पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम बेसिक पे कुछ भी हो सकती थी, तो 18,300 था, तो 18,300 नहीं मिलेगा तो नियरेस्ट हायर लेवल पे जाएगा 18,500 पे, तो वो उसका एंट्री लेवल हो जाएगा, वो वहां पे उसकी अपॉइंटमेंट होगी अगर वो प्रॉपर चैनल से आया है तो। और नहीं आया है तो उसकी वो 18,000 पे ही रहेगी। तो दो डिफरेंस है कि अगर प्रॉपर चैनल से आएगा तो उसको
उसका बेनिफिट मिलेगा, पिछली जो उसने जहां भी काम कर रहा था, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसी अगर लोअर लेवल पे आता है, कई बार होता है कि कोई नौकरी छोड़ के कहीं एक लोअर लेवल पोस्ट ज्वाइन करना चाहता है, वहां पे भी यही रूल रहेगा बेसिकली कि या तो उसके एंट्री लेवल अगर वो प्रॉपर चैनल से नहीं आया तो एंट्री लेवल पे जाएगा, और अगर प्रॉपर चैनल से आया है तो उसको एक नोशनल बेनिफिट दिया जाएगा उस पोस्ट का जो उसने पहले काम किया है, और फिर उसको वहां पे उसको उस लेवल पे रखा जाएगा, उसको नोशनल लेवल पे दी जाएगी, उसको जो पे लेवल उसका फिक्स किया जाएगा, उसकी पे फिक्स होएगी, वो नोशनली हो जाएगी फिक्स, और उसको उसका फायदा मिल जाएगा। अब है जब प्रमोशन होती है, अगर कोई प्रमोशन होती है तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। अब प्रमोशन होगी तो दो है, आपको राइट साइड पे दिख रहे हैं लास्ट में, by giving benefit of one increment in the level from which the employee is promoted, and he shall be placed at a cell equal to the figures override at the level of a promotional post, and if no such cell is available in that level, he shall be placed in next higher cell. अब मान लो कोई क्लर्क की पोस्ट पे था, उसकी प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट की, तो क्लर्क में मान लो वो 18,500 सैलरी उसकी थी बेसिक, पर असिस्टेंट में जो सैलरी है मान लो वो है उसका बेसिक पे है से 35,400, तो उसको या तो 35,400 पे मिलेगी, या फिर अगर वो क्लर्क में ही ये सैलरी ले रहा था, क्योंकि कई बार क्लर्क 20 साल पे काम करता है तो 35,400 पे पहुंच सकता है। अगर आप पे मैट्रिक्स में देखेंगे तो पे क्योंकि बढ़ती रहती है हर साल, 3% बढ़ती है, इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट्स लगती है। तो अगर तो वो 35,400 से कम ले रहा था तो 35,400 पे जाएगा, और अगर 35,400 से ज्यादा ले रहा था तो वो 35,400 से ज्यादा वाली जो टर्म होगी, चाहे 36,500 उसके नीचे होगी जो, उस पे जाएगा, तो क्लोजेस्ट पे जाएगा, या तो एंट्री लेवल पे जाएगा या फिर जो भी हायर होगा उसमें जाएगा। तो प्रमोशन पे जो पोस्ट उसको पे मिलेगी, या तो एंट्री लेवल वाली मिलेगी या फिर प्रमोशनल पोस्ट की हायर लेवल की मिलेगी, तो दोनों से जो ज्यादा होगी ऑब्वियसली जो एडवांटेजेस होगी वही उसको मिलेगी। और ऐसी फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्री मैच्योर प्रमोशन, कई बार प्री मैच्योर प्रमोशन हो जाती है, पोस्ट कोई खाली पड़ी है, उसका अभी ईयर्स ऑफ तो शायद पूरे नहीं हुए हैं सर्विस के एज ए क्लर्क, बट असिस्टेंट की पोस्ट खाली है और काम चाहिए, तो उसको प्री मैच्योर प्रमोशन बोलते हैं। प्री मैच्योर प्रमोशन जब भी होगी तो भी वही रूल लगेगा कि एंट्री लेवल पे और प्रमोशनल पोस्ट, जो असिस्टेंट की एंट्री लेवल की पोस्ट होगी उसकी पे होगी वो उसको मिलेगी, या फिर प्रिजम्पटिव पे इन द लेवल ऑफ फीडर पोस्ट, मान लो वही रूल वही है, जो ज्यादा होगी वही उसको मिलेगी, कम वाली नहीं मिलेगी, ज्यादा वाली मिलेगी। अगर वो एज क्लर्क ही 35,400 ले रहा था तो वो उस पर होना जाके असिस्टेंट पे 35,400 लेगा, वो वहां पे ज्यादा वाली लेगा, तो दोनों में से जो ज्यादा होगी वो लेगा। सिंपल मैं आपको मैथ समझा दूं तो अगर क्लर्क की तनख्वाह उसकी 100 रुपए बेसिक पे है, पर 10 साल की सर्विस है उसकी 180 रुपए होगी बेसिक, और असिस्टेंट की जो है एंट्री लेवल 170 है, सॉरी असिस्टेंट की जो बेसिक फंक्शनल लेवल पे एंट्री लेवल पे 170 रुपए है, तो वो 170 नहीं लेगा, वो 180 से ज्यादा वाली लेगा, मान लो 190 है तो वो लेगा, ना कि 170 लेगा। समझ आएगी क्या? मैं क्लियर? तो यू मीन टू से कि सपोज वो फर्स्ट कॉलम में 7th रो पे भी पहुंच गया, प्रिज्यूमिंग 7th रो पे पहुंच गया और उसकी प्रमोशन हो गई, तो वो सेकंड कॉलम में उसको आना है, तो सेकंड कॉलम में वो उस रो में आएगा जो एटलीस्ट कंपैरेटिव उससे ज्यादा ऊपर की होगी, है ना? उसके ऊपर, दैट्स हाउ इट विल बी। नहीं तो और अगर कम होगी तो सीधा नंबर 1 पे जाएगा, एंट्री लेवल। अगर कम होगी तो एंट्री लेवल पे चल जाएगा, फिर तो फर्स्ट वो फंक्शनल पे हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट पे नहीं आ रहा, आगे किसी पे जा रहा है, तो फिर वो उसकी वो प्रॉपर वो जो भी पे होगी उसको क्या कहते हैं, वो पे जो भी होगी। बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है। विशाल जी फंक्शनल पे नहीं होएगी, वो बेसिक पे होएगी। वो उसकी बेसिक पे हो जाएगी। फंक्शनल सिर्फ लेवल होता है, एसीपी लेवल और फंक्शनल लेवल, पे नहीं होती फंक्शनल। ओके, बेसिक पे हो जाएगी वो। ओके ओके ओके, ठीक है। ऐसे व्हाटएवर ही गेट्स, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम लेवल में रहे
लेकिन उसकी पे स्केल में एक इंक्रीमेंट और जुड़ के वो एक आगे चला जाएगा। और अगर लेवल चेंज होता है एज पर दी पोस्ट है वो, क्योंकि वो चलता है टॉप पे जो आपने वो देखा है पे मैट्रिक्स देखा है उसके हिसाब से। अगर मान लो असिस्टेंट से कोई सुपरिटेंडेंट चला गया और पे मैट्रिक्स चेंज हो गया, वो 5220,000 से वो अगली नेक्स्ट में चला गया 10,000 वाले में चला गया, तो फिर लेवल चेंज होएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है लेवल चेंज करने की। नहीं तो फिर 5200 और वो वाले में भी तो 4 वो ऊपर दिए हुए। यस, वही 1800 से जो उसकी पोस्ट थी, मान लो पहले उसको मिलता था पे वो 1800 मिलता था और नेक्स्ट पोस्ट जो है उसमें 1900 मिलता है, तो लेवल वो चेंज हो गया ना, आपका लेवल चेंज हो गया ना, 11 से 12 में चले गए आप, लेवल चेंज हो गया, वो डिफरेंस है। तो आप वहां पे हो जाओगे। उससे फर्क क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का जो उनकी कैलकुलेशन है वो इंक्रीमेंट के हिसाब से है, नेक्स्ट ईयर आपकी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। नहीं, जो एक बार फिर 1800 में आ गया वो 1800 में ही रहेगा जब तक मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। हाँ, जब तक मैट्रिक्स चेंज नहीं होएगा, तब तक वो 1800 वाली पोस्ट के मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो, तो 1800 वाले कॉलम में चलता रहेगा। हाँ जी, 1800 वाले में चलता रहेगा। ओके। अगर बहुत सारी पोस्टें ऐसी होती है, जैसे असिस्टेंट क्लर्क से असिस्टेंट में हो सकता है कि वो 1800 में ही रह जाए, लेकिन असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट में जाएगा तो हो सकता है वो 1900 की जगह सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 में चला गया मान लो सीधा, तो 1900 की जगह 250 भी हो सकता है, सीधा 2200 में चला जाए, तो उसके हिसाब से पे लेवल चेंज हो जाएगा उसमें। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना, जैसे वो एज अ क्लर्क 1800 का क्या कहते हैं ग्रेड पे ले रहा था, उस हिसाब से उसको फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। हाँ जी, तो क्लर्क से प्रिज्यूमिंग कोई भी अपर पोस्ट दे दी जो सेम उसके साथ वाला सेम मैट्रिक्स के अंदर 1900 ग्रेड पे वाले कॉलम में पे ले रहे हैं, तो फिर इसको वहां नहीं डालेंगे, कॉलम में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 1900 वाले कॉलम में चला जाएगा। 1900 वाले कॉलम में जाएगा ना वो। लेकिन कैसे जाएगा, जो उसकी लास्ट बेसिक पे थी उसमें एक इंक्रीमेंट और ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट लेवल में जो पे है उससे कंपेयर करेंगे, अगर सेम है नेक्स्ट लेवल पे तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे बड़ा जोन सा भी लेवल होगा उसमें उसे फिक्स कर देंगे, उसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन। ठीक है, ये तो प्रमोशन पे हो गया। प्रमोशन का थोड़ा सा मतलब कि है ये एक इंक्रीमेंट मिलती है बेसिकली, प्रमोशन का मतलब ये होता है। हाँ, ठीक है। तो ऐसी अगर अब एक ही इंपॉर्टेंट है, फिक्सेशन ऑफ पे एंड प्रमोशन केस ऑफ इंटर से सीनियरिटी। तो अगर इंटर से सीनियरिटी को ध्यान में रख के हमेशा प्रमोशन होती है, तो पे शैल बी फिक्स कीपिंग इन व्यू द बेसिक पे ऑफ द फीडर पोस्ट, the seniority of which has been kept in view at the time of promotion। इस पे सबसे लिटिगेशन होती है। तो कई बार क्या होता है कि क्लर्क्स हो गए, स्टेनो हो गए, स्टेनोटाइपिस्ट हो गए, स्टेनोग्राफर्स हो गए, इन सबका जो पे स्केल होता है सेम होता है ऑलमोस्ट। और जब प्रमोशन होती है किसी पोस्ट पे, मान लो असिस्टेंट की पोस्ट पे प्रमोशन होनी है, तो ये सारे एलिजिबल होते हैं। पर जब सीनियरिटी देखी जाएगी, इंटर से सीनियरिटी, तो बेसिक जो पोस्ट फीडर पोस्ट है उसकी देखी जाएगी उनकी आपस में, क्लर्क्स की आपस में देखी जाएगी जो सीनियर है, स्टेनोग्राफर्स की आपस में देखी जाएगी, स्टेनोटाइपिस्ट की आपस में देखी जाएगी। तो इंटर से सीनियरिटी में जो सीनियर होएगा, तो जो उसकी फीडर पोस्ट में उसकी जो पे थी उसको देख के उसको फिक्स किया जाएगा, उसकी पोस्ट, उसकी पे को, जब वो प्रमोट हो जाएगा। तो कीपिंग इन विद बेसिक पे ऑफ द फीडर पोस्ट। फीडर पोस्ट जो है क्लर्क से अगर असिस्टेंट बना है, तो क्लर्क की जो फीडर पोस्ट की जो उसकी पे थी वो देखी जाएगी उस टाइम की, कि वो कितनी पे ले रहा था। ठीक है ना, जैसे बताया कि 18,000 वाली रो में मान लो 11वें कॉलम तक पहुंच गया और 24,200 ले रहा था, और असिस्टेंट की स्टार्टिंग 29,200 है, तो 29,200 उसको मिल जाएंगे। तो ऐसे उसकी ये नहीं कि वो दूसरा बंदा कह सकता नहीं मैं भी 29,200 लूंगा, फिर वो उसकी अपनी पोस्ट में देखी जाएगी बेसिक क्या थी। नहीं, अगर उसको असिस्टेंट बना दिए तो उसको भी 29,200 वाला कॉलम देना पड़ेगा। नहीं यही तो बात है ना, उसको नहीं, उसको तब मिलेगा एज स्टेनो भी उसको भी उतने मिल रहे थे उसके बराबर। विशाल जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पदम जी, मैं दे दूं एक एग्जांपल? हाँ, दो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन है, सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन जो है वो स्टेनोग्राफर से भी होती है, क्लर्क से भी होती है और असिस्टेंट से भी होती है, और प्राइवेट सेक्रेटरी से भी होती है। 4 अलग अलग लेवल से सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन होती है, लेकिन उनकी ज्वाइंट सीनियरिटी लिस्ट बनती है। उनके क्लियर है कि 20% स्टेनोग्राफर्स में से होगी, 20% असिस्टेंट में से होगी, 20% क्लर्क में से होगी। तो एक असिस्टेंट जब प्रमोट होकर सुपरिटेंडेंट बनेगा तो उसकी फीडर पोस्ट, मतलब असिस्टेंट पे वो क्या स्केल ले रहा था उसको देखते हुए किया जाएगा।
ये जरूरी नहीं है कि स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी की फीडर कैडर पोस्ट की जो इनकी जो पोस्टें हैं इनके पे स्केल सेम हो, इनके अलग अलग होते हैं ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुपरिटेंडेंट और ये सुपरिटेंडेंट सेम डे बने थे। अच्छा। लेकिन मैं इसकी पे अलग है, मेरी अलग है। उसके लिए क्या देख रहे हैं भैया, तू बना था स्टेनोग्राफर से, ये बना था प्राइवेट सेक्रेटरी से, इसलिए फीडर कैडर देखना। मतलब सपोज ये उन केसेस में होता है 11वें लेवल पे था तो उसकी उसके हिसाब से हो जाएगी क्योंकि वो वहां पहुंच गया था। एक हो सकता है कि कोई और लेवल पे हो पर उसकी क्योंकि इनिशियल कम थी तो वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं तो उसको इनिशियल वाली जो सबसे टॉप ये इंटर से सीनियोरिटी का समझाया इसीलिए गया है क्योंकि काफी सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें अलग अलग इंटर से आते हैं बंदे, अलग अलग पोस्ट से आते हैं। हायर पोस्ट सेम है, नीचे की जो फीडर कैडर पोस्ट है वो डिफरेंट है, उस तरीके से है ये। कारण सबसे लिटिगेशन इसी पे होती है। I also want clarification here only from both Padamji and Nileshji. Yes. I came across a matter like you just said that if a person Karan, you are not audible. Karan, you are not audible. is promoted to the post of superintendent Karan, and you are not audible. can I be heard? हाँ बोलो. Repeat your question. Just a moment. Am I audible now? Yes. What I'm asking is that you just pointed out that a person is working as an assistant and that person on getting promotion, he is in the same pay scale which he was already getting on the post of assistant by virtue of his length of service, right? I came across a matter wherein in irrigation department of Haryana, there were executive engineer, superintending engineer and chief engineer. They all were in same pay scale of 4100, 5300. How was it is that executive engineer who completed 20 years of service as executive engineer, who completed 8 years of service and is in top 20% of the cadre, he would get 4100, 5300 pay scale. Am I audible? बेसिकली पे स्केल नहीं, पे बेसिक पे देखनी उसकी क्या है. Okay. पे रेंज है, पे रेंज है जो आप बोल रहे हो. Padam, I want to put across the question completely. What I want to say is that suppose a person is working as an executive engineer, he completes 8 years of service as executive engineer and then is in 20% of the cadre also. He is entitled to the post to the pay scale of 4153, right? But at the same time, a superintendent is also in the pay scale of 4153 and superintending engineer is also in the pay scale of 4153. Then Justice Suryakant said in that judgment that there is nothing like functional pay scales and all. The pay scale is pay scale and once given would be considered as an pay scale in all its understanding and it will result into anomaly of pay scales. So I was also surprised because the department's point of view was that you cannot claim anomaly on account of this because superintending engineers and chief engineers went to the court with a question that our junior executive engineer is also getting 41,5300 and we are also getting 4100, 5300. However, the High Court said that there is an anomaly and directed them to refix their pay scale. Now, how the Department of Irrigation dealt with this anomaly is they increased 1 rupee salary in the pay scale of superintending engineer and 2 rupees in the salary of chief engineer. And they said now this is the pay scale. Can I answer, Padam ji? हाँ. करण, ये सारे के सारे मैटर्स आते थे 4th और 5th पे कमीशंस में से आए हैं ये सारे के सारे मैटर. उस टाइम पे क्या होता था, मास्टर स्केल और सुपर टाइम स्केल्स भी हुआ करते थे. उसके अंदर क्या था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सर्विस आपको मास्टर स्केल मिल जाएगा. उसके बाद ये जुडिशरी के अंदर आज भी है, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आज भी है मास्टर स्केल सुपर स्केल जो है. और इनको लाने का एक बेसिक पर्पस ये हुआ करता था कि स्टैग्नेटेड स्टाफ बहुत ज्यादा होता था नीचे, तो वो ये चाहते थे. और पुराने रूल्स के अंदर इनकी प्रमोशंस जो है वो ऐसे होती थी कि 8 साल के बाद ये बनी जाएंगे. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज की डेट में क्या है कि इफ यू जॉइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर 5 years यू हैव टू बी मेड प्रोफेसर. उसके अंदर आपका कोई ये नहीं है कि आप नहीं बनोगे.
तो जो ओल्ड टाइम के रूल्स थे उसके अंदर ये क्या होता था कि अगर कोई बंदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया है तो 8 साल की उसकी कंप्लीट होगी तो ही विल बी डीम्ड टू बी प्रमोटेड एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, क्योंकि वो प्रमोशंस नहीं हुआ करती थी, वो उनके वो होते थे एग्जैक्ट वो भूल रहा हूँ मैं, तो वो उनको सेम स्केल दे दिया जाता था जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को मिलता था। लेकिन वो होता क्या था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का पे स्केल ऐसा नहीं होता था कि तीनों के तीनों सेम पे स्केल्स में है। पे स्केल, स्पेशल पे ग्रेड्स, तीनों चीजों का फर्क होता था। 4553 एक बहुत बड़ी टर्म है। उसके आगे फिर आपकी डिविजन्स थी पोस्ट्स की, जिसके अंदर किसी को स्पेशल पे देके एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे, किसी को मास्टर स्किल देके अलग दिए जा रहे थे। लेकिन ये एनोमलस सिचुएशन तब क्रिएट हुई जब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 16 साल की सर्विस होगी लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रमोट नहीं हो पा रहा, और उस टाइम पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है वो नया भर्ती हो रहा है, वो उससे कम सैलरी लेने लग रहा है। तो कोर्ट ने ये चीज क्लियर किया कि सीनियर की सैलरी कभी भी जूनियर से कम नहीं हो सकती, चाहे आप उसे बढ़ा के रखो, आपको उसको बढ़ा के पड़ेगा। नाउ देयर इज नो फंक्शनल पे, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो देयर आर फंक्शनल स्किल्स। जैसे 4100 5400 तूने बोला, तो 4100 से लेके 5400 जो है ये दिस इज फंक्शनल लेवल, कि भाई मिनिमम लेवल है और ये मैक्सिमम लेवल है। तो ये हो गया फंक्शनल लेवल। देन देयर आर एसीपी लेवल्स, कि एसीपी पे अगर उसकी स्केल जाएगी तो उसका लेवल ये बन जाएगा। तो ये जो एनोमली थी ये थी, वो सूर्यकांत सर की जजमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सीनियर को कभी भी जूनियर से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बाद ये किया था इन्होंने, और although they played mischief with your client by extended his pay by 1 rupee, but वो जैसे है वो वैसे है, you can't do much about that. So I think that will be clear कि वो किस कारण से था। 2016 रूल से इंट्रोड्यूस हरियाणा ने इसीलिए किए ही हैं कि ये सिस्टम सारा क्लियर हो जाए। अब फंक्शनल लेवल है, पहले नहीं था, अब फंक्शनल लेवल बेसिकली जो पहला लेवल है फंक्शनल लेवल ही है, उसके नीचे वाले लेवल सारे उनको हम एसीपी लेवल्स बोल सकते हैं, तो उससे जो है फंक्शनल लेवल है। ठीक। तो बेसिकली जो लिटिगेशन जो हाई कोर्ट में आती है वो आती है फिक्सेशन ऑफ पे के ऊपर आती है सबसे ज्यादा, तो इसलिए फिक्सेशन ऑफ पे को थोड़ा सा आपने देखना है। किसके ऊपर आती है? फिक्सेशन ऑफ पे भी आती है, ठीक है ना। फिक्सेशन ऑफ पे, प्रमोशन, जैसे आपने हमें डिस्कस किया, ऐसे पॉइंट्स पे जहां लिटिगेशन होती है। ठीक है। तो अभी एक चीज पदम जी, आगे चलने से पहले बस एक चीज क्लियर कर दूं मैं, हमने दो टर्म्स आज नहीं सुनी, प्रिजम्पटिव पे और सब्टेंटिव पे। यस है ना। वो प्रिजम्पटिव पे क्या है, एक आदमी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में किसी और डिपार्टमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल गया, जब तक वो बंदा वहां पे रेगुलराइज नहीं हो जाता, उसकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं हो जाती, तब तक उसकी प्रीवियस पोस्ट की सर्विस जो है वहां पे लीन मेंटेन किया जाता है। हाँ ठीक है। उस टाइम पे जो उसकी वहां की सैलरी थी, उस सैलरी को प्रिजम्पटिव पे कहा जाता है कि वी आर प्रिज्यूमिंग दैट ही इफ ही वुड हैव बीन वर्किंग देयर तो दिस वुड हैव बीन हिज पे, so that is the presumption drawn by the department. And substantive pay means जब वो वहां पे ज्वाइन कर गया, वहां पे हो गया, तो सब्सटेंशियली जो उसकी पे फिक्स हुई, क्योंकि एज पर हिज सर्विस तो उसको उतनी पे नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसकी लास्ट सैलरी ड्रॉन जो थी वो आपने सेव की थी, वहां पे वो रेगुलराइज हो गया, तो जहां जिस लेवल पे आके आपने उसको फिक्स किया वो पे, उसको कहा जाता है सब्सटेंटिव पे। फॉर एवरी अदर पर्पस उसकी बेसिक पे सेम रहेगी, लेकिन उसको पे क्या किया जाएगा, सब्सटेंटिव पे। ओके ठीक है। पदम जी 16 रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसमें पे डिफाइंड है, लेवल डिफाइंड है, फिक्सेशन ऑफ पे कैसे होनी ये बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स कैसे, इंक्रीमेंट्स के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन, तो टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। एनुअल इंक्रीमेंट है जो मिलनी है, गिवन इन नॉर्मल कोर्स है, मिलनी किसी को, अगर वो सर्विस कर रहा है तो उसको एक इंक्रीमेंट एक साल में मिलती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ द बेसिक पे। जैसे आपको दिखाया था मैंने मैट्रिक्स में 18,000 था पहला लेवल का, तो एक साल बाद की सैलरी जो है बेसिक पे जो है 18,500 हो जाएगी। उसके नीचे वाले लेवल को कैलकुलेटेड है, मैट्रिक्स में आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस अगले सेल में चले जाना, उसके नीचे वाले सेल में 18,000 से 18,500 3% ऐड करके।
क्योंकि वैसे 18,540 होता है, पर वो नियरेस्ट 100 में रखते हैं, तो 540 है, 550 से ऊपर होता है तो 19,000 हो जाता है, ये कम है तो 18,500 हो गया। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट है जो मिलनी ही मिलनी है। इसके बाद एक होती है प्रमोशनल इंक्रीमेंट, हम इसको बोलते हैं। ये गिवन इन लीव ऑफ प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट, जब भी कोई प्रमोशन होती है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलती है एडिशनली, इसको एनुअल इंक्रीमेंट उसको मिलनी ही मिलनी है, एक उसको प्रमोशनल इंक्रीमेंट देते हैं क्योंकि वो हायर पोस्ट पे गया है। और एडवांस इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट होता है कि कई बार क्या होता है, कोई हायर क्वालिफिकेशन किसी के पास है, कोई सर्टेन एग्जाम उसने पास किया है, उसके कारण उसको एडवांस इंक्रीमेंट, जैसे कोई डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया होता है, तो उनको जब नौकरी देते हैं उसी टाइम देते हैं उनको एडवांस 5 इंक्रीमेंट्स। मींस 18,000 लगना था तो 5 रोज नीचे आ जाएगा, सीधा ही 5 रोज नीचे आएगा, उसकी बेसिक पे 20,300 होगी सीधा ही, तो उसको एडवांस इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगी पहले से ही, और एंट्री लेवल पे उसकी पहले ही बढ़ जाएगी, 20,300 हो जाएगी। तो ये इसको हम एडवांस इंक्रीमेंट्स बोलते हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर हायर क्वालिफिकेशन और पासिंग सर्टेन एग्जाम्स को मिलती है। तो ये टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट है। इसके बाद डेट ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मिलती कब है? इंक्रीमेंट जनरली मिलती है 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को, दो डेट से मिलती है, मिलेगी एक ही बारी, पर इन दोनों डेट्स पे किसी एक डेट पे मिलती है, तो 1 जनवरी को या। और प्रमोशन में जो इंक्रीमेंट मिलती है वो कब मिलती है? वो पहले ये रूल था कि इसमें ऑप्शन थे एम्प्लॉय के पास कि प्रमोशनल इंक्रीमेंट कब लेगा, एनुअल इंक्रीमेंट के साथ लेगा या उसके बाद लेगा, या जब प्रमोशन हुई तभी ले लेगा। पर अब फिक्स कर दिया हरियाणा ने, वो रूल ओमिट कर दिया जिसमें ऑप्शन दी जाती थी। और इंक्रीमेंट जो प्रमोशन की है वो तब मिलेगी अगर 2nd डे ऑफ जनवरी और 1st डे ऑफ जुलाई के बीच में कोई प्रमोट हो रहा है तो उसको 1 जनवरी को मिलेगी, और अगर 2nd डे ऑफ जुलाई और 1st डे ऑफ जनवरी के बीच में हो रहा है तो 1 जुलाई को मिलेगी उसको प्रमोशनल इंक्रीमेंट। तो जो ऑप्शन वाला था वो ऑप्शन हटा दिया, हरियाणा ने हटाया, पंजाब में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑप्शन का अभी वहां पे है कि आप चूज कर सकते हो कि आपने किस डेट पे वो प्रमोशनल इंक्रीमेंट लेनी है। तो इससे फायदा और नुकसान भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट आपकी 1 जनवरी की मिलनी है और गवर्नमेंट क्या करती है, आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट भी चाहती है, बट आप चूज कर सकते हो डेट, आपके पास टाइम होता है 1 मंथ का कि आप कब लेना चाहते हो। तो अगर आप ऑप्शन दो कि नहीं मैंने इस साल नहीं लेनी, मैंने 1 जुलाई को लेनी है, तो वो 1 जुलाई को दी जाएगी। पर हरियाणा ने वो ऑप्शन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। तो इंक्रीमेंट की डेट है 1 जनवरी या 1 जुलाई, तो इस डेट, इन्हीं दोनों में से किसी एक डेट पे इंक्रीमेंट मिलती है। और प्रमोशन के केस में मैंने आपको बताया कि अगर जनवरी और जुलाई के बीच में हुआ तो 1 जनवरी नेक्स्ट मिलेगी उसको, और अगर 2 जुलाई और 1 जनवरी 1 जुलाई को मिलेगी, मतलब 1 साल बाद ही मिलती है, 6 महीने बाद। तो ग्रांट ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट जो होती है वो 1 जनवरी या 1 जुलाई जैसे उसको इंक्रीमेंट्स मिलती हैं उसके साथ मिलती हैं। तो ये इंक्रीमेंट्स है, इंक्रीमेंट्स 3 तरह की होती है, एनुअल, प्रमोशनल और एडवांस, और इनकी डेट्स फिक्स होती हैं। हरियाणा, पंजाब में भी फिक्स है, सब जगह फिक्स होती है, बट प्रमोशन में एक ऑप्शन थी, वो ऑप्शन हरियाणा में अब नहीं है, पहले थी, तो उसके कारण भी काफी लिटिगेशन होती थी, इसीलिए वो शायद ऑप्शन हटा दिया हरियाणा ने, तो लिटिगेशन खत्म करने के लिए। तो इसके बाद इसी 2016 रूल्स में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पनिशमेंट ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। इसमें उस दिन नीलेश ने बताया था इसमें कि पनिशमेंट क्या चीज है। तो punishment of reduction of interest or reduction to lower pay. If a punishment of withholding of 3 increments without cumulative effect, अब यहाँ 2 वर्ड्स आते हैं, cumulative effect होता है, नॉन cumulative effect होता है। अगर withholding of 3 increments, मान लो किसी को punishment दी है without cumulative effect, और उसकी इंक्रीमेंट जो एनुअल थी वो 1 जनवरी को मान लो लगती थी, तो 1 जनवरी 2016 को उसकी इंक्रीमेंट, उसको पनिशमेंट मिली थी,
तो 1 जनवरी 2016 को, 2017 को और 2018 को उसको वो इंक्रीमेंट बेसिकली नहीं मिलेगी, पर वो नोशनली कैलकुलेट होती रहेगी। और 2016, 17, 18 जो 19 में मिलेगी उसको इंक्रीमेंट, वो उसको मिलेगी। और जो वो नोशनली कैलकुलेट करके जो बेसिक पे आएगी उसके 3% को होगी। मीन्स अगर आप पे मैट्रिक्स में देखें तो लेवल 1 में मान लो उसके 18,000 रुपए बेसिक पे मिलनी थी, उसको 18,500 मिलनी थी, सेकंड स्टेज पे हम आ जाते हैं। तो अगर 3 साल उसको नहीं मिलेगी तो ये नहीं कि अगले साल उसको फिर वही बेसिक पे जो किसी की भी होएगी उसके, मान लो ए और बी है तो जो बी को मिलेगी वो ए को भी मिलेगी, अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो, क्योंकि वो उसका सिर्फ नोशनल नुकसान होता है, उसको उन 3 साल नहीं मिलेगी। एक से मैं कॉल ले लूं। और अगर विदहोल्डिंग ऑफ 3 इंक्रीमेंट्स विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो क्या होएगा, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द इंक्रीमेंट्स फॉर 3 इयर्स, और उसके बाद जो उसकी इंक्रीमेंट होगी तो वो उसकी इंक्रीमेंट होगी। मैं आपको पे मैट्रिक्स में दिखाता हूं, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये पे मैट्रिक्स है, ये ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे। हाँ, इट्स फाइन नाउ। ठीक है। अब आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव इस पे मैट्रिक्स से 1 मिनट में पता लग जाता है। मान लो किसी की सैलरी 18,500 उसकी बेसिक पे थी, तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, 3 साल की पनिशमेंट मिली है उसको, कि पनिशमेंट एंड अपील रूल्स में पनिशमेंट है, माइनर पनिशमेंट है कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट 3 साल मींस ये इंक्रीमेंट, ये 2 और 3, उसको अब चौथे साल में 20,900 उसको मिलेगी। दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ 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 बिल्कुल। 20,900 मिलेगी उसको, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको। ये नहीं है कि अब पर जब नॉन क्यूमुलेटिव होगी तो क्या होगी, 18,500 थी उसकी इनिशियली, अगर 3 साल नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से मिलेगा तो ये 1, 2, 3 इंक्रीमेंट उसको नहीं मिलेगी, पर जब उसकी चौथे साल में फिक्स होगी तो 19,100 होगी। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगी तो उसको 20,900 सीधा मिल जाएगी तीसरे साल के बाद। पर अगर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा तो उसको 19,100 ही मिलेगी, क्योंकि वो रुक गई है बिल्कुल। ठीक। नॉन क्यूमुलेटिव में वो चलती रहती है, पर उसको उस साल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल कि उसको जब नॉन क्यूमुलेटिव है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो सिंपल है उसको उन 3 साल इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेगी, बट चौथे साल में जो इंक्रीमेंट उसको मिलनी चाहिए थी, जितनी उसकी बेसिक पे होनी चाहिए थी, वो उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। विदाउट जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट होएगा तो नहीं, तो फिर 3 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, और 3 साल के बाद जो फर्स्ट ईयर में मिलनी थी वही मिलेगी। सिंपल, दिस इज क्लियर। तो ये इंक्रीमेंट्स का जो विदहोल्डिंग जो इन रूल्स के अंदर है, ये पनिशमेंट जो है ये इस रूल के अंदर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट बिलो रूल रिलेशन बताया था। हाँ, क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, बस मैं ये जानना, मतलब कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस तरह 3 इयर्स की कम्युलेटिव उन्होंने ब्लॉक कर दी है, तो 4th ईयर में ऑटोमेटिकली जंप करके वो चारों कैलकुलेट हो जाएंगी। यस यस यस, यही है। ठीक है ना? अगर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो नहीं, फिर वो पहले सिर्फ 1 साल की मिलेगी, वो 3 का फिर से शुरुआत होगी बेसिकली, ही विल स्टार्ट द रेस अगेन। ठीक है। ठीक है। और एक नेक्स्ट बिलो रूल बताया था नीलेश ने उस दिन भी, तो नेक्स्ट बिलो रूल आपको Karan wants to ask something over here. हाँ प्लीज। No, not at all. अच्छा ठीक है, go ahead पदम। हाँ जी। नेक्स्ट बिलो रूल में क्या होता है कि किसी और डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे, फॉरेन सर्विस से कोई आके काम करता है तो उसको एक ऑफिशिएटिंग प्रमोशनल दी जाती है, if he is fit, if he fulfills the requirements. So outside the ordinary line, a government employee working in the ordinary line, that is on X cadre post. Cadre post होती है जब हम B डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको cadre post बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट की पोस्ट पे। पर आउटसाइड cadre अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको X cadre post बोलते हैं। अगर आप उस डिपार्टमेंट से बाहर काम कर रहे हो तो जो ऑफिशिएटिंग अथॉरिटी थी वो उसको एक प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो
नेक्स्ट बिलो रूल मैं एक बार शेयर करूंगा स्क्रीन में। नेक्स्ट बिलो रूल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड द ऑर्डिनरी लाइन दैट इज ऑन एक्स कार्डर पोस्ट मींस बाहर वो काम कर रहा है in any other department or on deputation or foreign service within or out of India shall be allowed by the competent authority promotion officiating promotion in the level of the promotional post if is otherwise fit for the same subject to the following their conditions कि उसको वो दी जाएगी एक नेक्स्ट बिलो मींस नेक्स्ट लेवल बिलो, कम नहीं ज्यादा मिलेगी। जैसे एक इंक्रीमेंट मान लो उसको एक एक्स्ट्रा मिल जाती है इस तरह से। तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम यूज होता है, इसमें कोई लिटिगेशन भी खास नहीं आती है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए प्रमोशन रूल्स का, इसका एक पार्ट है ये। तो ये जो था ये रूल्स 2016 में, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटे से रूल्स है ये, इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर है और इसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है। बेसिकली 2016 से पहले हरियाणा जो था पंजाब के रूल्स ही आई गेस फॉलो करता था। पंजाब के सिविल सर्विसेज रूल थे वही हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स भी होते थे एज एप्लीकेबल टू हरियाणा, बट इट इज इन 2016 के हरियाणा ने अपने सिविल सर्विसेज रूल्स बनाए स्पेसिफिकली। और आपके सामने शेयर करूंगा एक बात कि क्या होता था कि एक लिटिगेशन बहुत ज्यादा आती है, किसी के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट है, चार्जशीट है कोई, और रिटायरमेंट के तब तक वो बंदा रिटायर हो जाता है और चार्जशीट नहीं होता है। तो चार्जशीट या तो 4 साल के अंदर चार्जशीट हो जाता है या रिटायरमेंट से पहले भी चार्जशीट हो जाता है। पहले क्या रूल था कि लीव एनकैशमेंट से कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते। मान लो उसकी कोई पनिशमेंट होती थी, रिटायरमेंट के बाद पनिशमेंट ऑर्डर आता था कि इसके 2 लाख का नुकसान किया, इसके लीव एनकैशमेंट हमने विदहेल्ड की हुई है, और उसमें से रिकवरी कर लेते थे पहले। ये तो जजमेंट है कि लीव एनकैशमेंट से आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लीव इज पार्ट ऑफ सैलरी, लीव एनकैशमेंट जो है वो उसका राइट है। तो बहुत लिटिगेशन है। पहले तो पंजाब में भी चलता था, पंजाब में भी किसी को पता ही नहीं था कि देयर वाज एन अमेंडमेंट इन वे बैक इन 1978 कि लीव जो है, लीव एनकैशमेंट जो है रोकी जा सकती है इन केस देयर इज अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो एक जजमेंट आप सबने सुनी होगी, प्यारेलाल वर्सेस पंसप, फुल बेंच की हमारे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। उसमें पहले तो कह दिया कि नहीं, रिकवरी नहीं कर सकते हैं, जस्टिस सीकरी की जजमेंट थी शायद वो, पर बाद में एक रिव्यू डालेगी पंसप की तरफ से, और उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता जो फुल बेंच था उसने दोबारा से रिव्यू किया अपनी उस जजमेंट को, और जस्टिस अमित रावल वाज द काउंसिल फॉर पंसप। तो वहां पे जस्टिस अमित रावल ने उस टाइम ऐसे काउंसिल वो रूल दिखाया 1978 की अमेंडमेंट, जो आज तक किसी ने दिखाई नहीं थी, किसी भी कोर्ट ने वो कंसीडर ही नहीं की थी, और उसमें बताया गया। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने देखा कि 1978 में एक अमेंडमेंट है पे रूल्स, लीव रूल्स में, कि लीव जो ग्रांट कर सकता है उसको विथहोल्ड भी कर सकता है। तो जितने भी लिटिगेशन थे जिनकी रिकवरीज, वो लोग फटाफट स्टे करा लेते थे कि लीव एनकैशमेंट तो रोक ही नहीं सकते, वो तो रिकवरी सेट हो जाती थी, लीव एनकैशमेंट मिल जाती थी, तो सारी लिटिगेशन रिवर्स हो गई। पर हरियाणा में ऐसा नहीं होता था। हरियाणा में देयर वाज नो सच रूल, देयर वाज नो सच अमेंडमेंट फॉर हरियाणा। अमेंडमेंट पंजाब ने की थी 1978 में, हरियाणा रूल्स को फॉलो करता रहा, बट अमेंडमेंट हरियाणा में कभी भी नहीं हुई। 1984 में एक नोटिफिकेशन जरूर आई थी कि लीव कैन बी विदहेल्ड, बट नोटिफिकेशन रूल्स को बाईपास नहीं कर सकती थी। ये बात 2000 जब 14-15 में सर एजी बने बलदेव महाजन जी, तो मैं सर के पास गया, मैं कहा सर 19 पंजाब में ये अमेंडमेंट हुई है, हरियाणा ये अमेंडमेंट क्यों नहीं करता है? तो सर भी हैरान हुए, कहते हाँ ये तो करना चाहिए। तो सर ने मुझे कहा कि तू एक वो ड्राफ्ट कर लेटर, मैं उसको वेट करके और मैं चीफ सेक्रेटरी को भेजूंगा। तो मैंने वो लेटर ड्राफ्ट की, और फिर वो चीफ सेक्रेटरी को सर के मतलब डीओ सर ने भेजा चीफ सेक्रेटरी को कि ऐसे बहुत नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट मनी का, लोग चार्जशीट हो जाते हैं और लीव एनकैशमेंट ले जाते हैं, फिर भी नुकसान तो गवर्नमेंट का हो रहा है। तो फिर 2016 में ये सारे के सारे रूल्स ही नए आ गए, और जिसमें रूल्स में ये भी आया कि लीव एनकैशमेंट रोकी जा सकती है, क्लियर रूल है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, नए पूरे नए रूल्स ही बना दिए हरियाणा ने। इसी में ये पे रूल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आया। तो यू कैन
मुझे दे सकते हो आप लोग शाबाशी, मैंने करवाई है अमेंडमेंट। आई होप कोई एम्प्लॉय ना सुन ले भाई, उल्टा ना मिल जाए। ये अमेंडमेंट का वही मतलब सर के एफर्ट से, और पर सर को मैंने ही कहा था पहली बारी, और सर मेरे सामने वो लेटर टाइप हुई थी, मैंने टाइप करवाई थी, और फिर उसको बैठ करके सर ने अपने लेटर हेड पे भेजा था। तो चलो ठीक है। तो इसके बाद ये पेरोल्स में यही टॉपिक्स बेसिक जो होते हैं जिसमें लिटिगेशन भी आती है और जिनकी डेफिनेशन हमें समझ आनी चाहिए, वो ये टॉपिक्स आते हैं और ये चीजें हम इसमें कवर करते हैं। थोड़ा सा टाइम है तो अगर हम 2 टॉपिक्स मैंने और कहे थे ग्रुप में कि मैं बताऊंगा, जिसमें नीलेश ने पिछली मीटिंग में काफी सारी जजमेंट्स बताई थी पे पैरिटी के लिए। वो शायद आपने सबने नोट की थी, मैंने भी नोट की थी, और उन सबको पढ़ा भी मैंने। तो उस पे मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक बस शेयर करूंगा आपके साथ स्क्रीन उसमें अगर आप देखो सब कुछ समझ आ जाएगा। पैरिटी के डिटरमिनिंग फैक्टर्स क्या क्या है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी पे जो है इसके सेम बराबर होनी चाहिए, उसके लिए देयर आर सर्टेन डिटरमिनिंग फैक्टर्स। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, कि जिस पोस्ट पर अपॉइंट हो रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट क्या है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट पोस्ट क्या है, और स्टेटस ऑफ दैट पोस्ट क्या है। बहुत सारी चीजें डिटर्मिनिंग फैक्टर्स है, और ये लॉ आज से नहीं 1980 से भी पहले का सेटल्ड है। और तो ये सारी चीजें आइडेंटिकल होंगी तभी कोई क्लेम कर सकता है पैरिटी, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसे कोई सब फायर ऑफिसर और कोई क्लर्क्स ये नहीं कह सकते कि हमारी सेम पोस्ट सेम सैलरी होनी चाहिए क्योंकि हम हमारा पे ग्रेड सेम था, अब उनकी सैलरी ये है हमारी भी ये कर दो, कोई ये नहीं कह सकता। तो उसके लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, दिस कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, देयर मे बी सर्टेन अदर पॉइंट्स आल्सो। तो ये सारी चीजें आइडेंटिकल होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट एंड स्टेटस ऑफ द पोस्ट। ये सब आइडेंटिकल होंगी तभी आप कह सकते हो कि हमारी जो है सैलरी भी सेम होनी चाहिए। तो पे पैरिटी को डिटरमिनिंग फैक्टर्स ब्रॉडली ये 5-6 हैं। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? कोई कोर्ट में जाके कहे कि हाँ जी मेरी भी सेम कर दो, उसकी इतनी है मेरी भी कर दो, तो जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ ऑब्वियसली है। और वो ऐसे नहीं कि सिंपल कहे जाकर मुझे मिल जाएगा, उसे वो सारे पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे। He must plead necessary averments and prove that all the things are equal, identical between the posts concerned. Or it is for the claimants to substantiate a clear-cut basis of equivalence and a resultant hostile discrimination. दोनों चीजें हैं। पॉजिटिवली उसको दिखाना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस है और हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, कि इससे पता लग रहा है कि मेरी सैलरी चाहे 10 रुपए भी कम है पर हम काम सेम करते हैं। सिर्फ काम सेम करने से नहीं होगा, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो इसलिए पे पैरिटी पे सबसे लिटिगेशन आती है। तो ये भी हमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। पे पैरिटी पे जजमेंट्स बहुत सारी आपको मिलेंगी। लेश ने उस दिन हमें मेरे ख्याल से 18-20 जजमेंट्स लिखवाई थी, वो सारी जजमेंट्स बहुत ही रेलेवेंट है और वो सारी आपको पढ़नी चाहिए। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। उसमें जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट है पीएसपीसीएल वर्सेस राजेश कुमार जिंदल की है। साइटेशन 2019। हाँ, साइटेशन में आपको बता देता हूँ। राजेश जिंदल की है पीएसपीसीएल वर्सेस राजेश जिंदल, ये 2019 की, आप चेक कर लेना, मेरे पास अभी प्रिंसली नहीं है पर बहुत आराम से मिल जाती है। पे पैरिटी अगर आप डालोगे अपने लॉ फाइंडर में या गूगल में भी तो सबसे पहले यही जजमेंट आती है। पर इसमें जो रिलाई किया गया है वो बहुत सारी जजमेंट्स पुरानी पे सब पे कंसीडर करके 1984 की जजमेंट जो नीलेश ने बताई थी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जेपी चौरसिया, 89 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें साफ साफ कहा था कि मैटर ऑफ इक्वेशन ऑफ पोस्ट के लिए इट शैल बी लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और पे कमीशन उनका काम है। कोर्ट्स लीस्ट इंटरफेयर, जब तक पेटेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा तब तक वो कोर्ट्स विल नॉट इंटरफियर। तो इसके बाद इंक्रीमेंट्स तो मैंने आपको बताया था कि एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशनल इंक्रीमेंट कब कब मिलती हैं, 3%। और इसके साथ एक और वर्ड है प्रमोशनल एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। एक होती है प्रमोशन
और एक होती है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। थोड़ा सा दोनों में फर्क है, ठीक है ना। प्रमोशन का मतलब होता है एडवांसमेंट इन रैंक और ग्रेड और बोथ, ठीक है। पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है पोस्ट वही रहती है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाती है कि एक स्केल आपको नीचे आ जाते हो, पोस्ट आपकी बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, पर पोस्ट आपकी वही रहती है। तो दोनों में डिफरेंस है। प्रमोशन में a step towards advancement to higher position, grade or honor and dignity. When financial upgradation, candidate continues to hold the same post without any change in duties and responsibilities. तो ये दो टर्म्स मैंने बताई। प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में डिफरेंस होता है। प्रमोशन में आपका रैंक हायर हो जाता है, डिग्निटी हायर होती है, स्टेटस हायर हो जाता है। पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में आपकी सैलरी तो बढ़ जाती है, बट आपकी पोस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज वो सेम रहती है। तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कब मिलता है? जब कोई आप ज्यादा इतने साल की सर्विस हो जाती है, आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है। तो जब प्रमोशन नहीं हो पाती है, इसलिए इसके साथ कनेक्टेड टॉपिक है एसीपी का। वो भी मैं आपके साथ 2 मिनट में सिर्फ करूंगा डिस्कस। सबको एसीपी का कंसेप्ट क्लियर है? एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन ये क्यों मिलती है? बिकॉज प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं होते, कई बार स्टैग्नेशन हो जाता है। कोई क्लर्क बना हुआ है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, असिस्टेंट की पोस्ट कोई खाली नहीं हो रही है, तो क्या करे बेचारा। तो इसलिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की फॉर्म में एक एसीपी दिया जाता है। अब पहले जो था 2016 से पहले वो था 10 इयर्स और 20 इयर्स की सर्विस पे मिल ही जाता था, ऑटोमेटिक मिलता था। रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस होनी चाहिए। मैं भी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स समझा सकते हो कि बंदा कहां से कहां जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी समझाता हूं, एसीपी में समझाता हूं। एक और पीयूष अपने बालक को देख ले पीछे। पहले एसीपी में आपको बताता हूँ। एसीपी सिर्फ सी और डी कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए है, ठीक है। 2016 में पहले था 10 और 20 ईयर, 2016 से पहले 10 साल और 20 साल की सर्विस पे मिलता था। पर 2016 के बाद चेंज हो गया, ये 8 साल, 16 साल और 24 साल की सर्विस के बाद मिलता है। तो इसके लिए कंडीशंस सिंपल, रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस, 8 साल की रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस होगी तो मिलेगी। अगर 8 साल तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई तो उसको एक बेसिकली क्या होगा, वो 18,000 से अगर काम कर रहा है तो 18,500 में आ जाएगा नेक्स्ट लेवल में, उससे एक नीचे वाले लेवल में आ जाएगा मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में समझना चाहते हो तो। मतलब तो एक इंक्रीमेंट लग एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, बेसिकली एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, तो वो एक लेवल नीचे आ जाएगा। तो द वर्ड है रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस। रेगुलर सर्विस होनी चाहिए और सेटिस्फैक्टरी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन किया हुआ रूल्स में आप पढ़ सकते हो, जो इसके एसीपी अलग रूल्स है 2016 के। एंड हु हैज नॉट गॉट एनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन दीस 8 इयर्स, बीच में उसको कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं हुई है, प्रमोशन भी नहीं हुई है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी नहीं हुई है, तो एसीपी का वो एंटाइटल्ड हो जाएगा। तो दो ही पॉजिटिव जो उसके एंटाइटलमेंट है, दो उसको पास करने पैरामीटर्स, 8 ईयर सर्विस और नो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और प्रमोशन इन दीस 8 इयर्स। ऐसी 16 साल का है, ऐसी 24 साल का है। अगर 16 साल तक कोई प्रमोशन नहीं हुई है तो एक और अपग्रेडेशन मिल, एक और एसीपी मिल जाएगा उसको 16वें साल कंप्लीट करते ही, और 24th ईयर की सर्विस कंप्लीट करते ही थर्ड एसीपी उसको मिल जाएगा। तो बेसिकली प्रमोशन नहीं मिलती तो ये मिलता है। Can I ask a clarity? हाँ बोलो। यस यस, You are not audible. हाँ करण बोलो। Just a moment. Am I audible? ऑडिबल बोलो। Yeah. Just Just now, now, as far as ACP is concerned, there was a chart which reflected that after 18 and 24 years of service, in addition to that, need to have a situation where you've not been given any financial upgradation and you don't have a promotion. I came across certain matters, though not of Haryana but of Punjab, wherein a client sought for a financial upgradation in ACP, but it was declined on the ground that since you're not eligible for the next promotion, therefore the financial upgradation in lieu of that cannot be given. Can you explain a bit about that as well?
ये अभी शेयर स्क्रीन में मैंने बताया कि एक रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 8 साल की, ठीक है ना। रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस सबको पता है, सिंपल, उसी डेफिनेशन काफी एक्सप्लेन्ड है, सिंपल है कि रेगुलर होनी चाहिए उसकी सर्विस, एडहॉक नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेगेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं। सर्विस रेंडर्ड ऑन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बेसिस डेली वेजेस। अगर कोई कहे कि 4 साल मेरी मैं एडहॉक था, उसके बाद मैं रेगुलर हो गया और उसके 4 साल बाद वो कहे कि मेरे 8 साल हो गए जी मुझे दे दो, पेंशन में ये रूल है कि एडहॉक सर्विस काउंट होगी उसकी, बट एसीपी ग्रांट के लिए एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है पास सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन हिज सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज टू पोस्ट ऑफ लोअर और हायर पे स्केल, कि उसकी कोई पास सर्विस जो उसने कोई की है वो नहीं काउंट होगी, पास सर्विस रेंडर्ड इन एनी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। पर मिलिट्री सर्विस का एक कंसेप्ट है, मिलिट्री है कि उसको उसका बेनिफिट मिलता है इंक्रीमेंट्स का, तो बेसिकली पास सर्विस काउंट नहीं होगी अगर वो रेगुलर नहीं है तो किसी और डिपार्टमेंट में, और वो अगर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया तो जो करण बात कर रहे हैं ना कि इफ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर बेसिकली फाइनेंशियल, ये जो एसीपी है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आई एम एलिजिबल फॉर प्रमोशन बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 8 years ऑफ सर्विस एज क्लर्क, सो आई एम एंटाइटल्ड टू बी प्रमोटेड एज असिस्टेंट, क्योंकि असिस्टेंट के रूल्स में लिखा है कि whosoever has completed 8 years of service regular satisfactory service of clerk is entitled to assistant। अब वो क्लर्क आके कहेगा मेरे 8 साल हो गए मुझे प्रमोट करो, तो इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए एसीपी दे दिया। पर अगर कोई क्लर्क 8 साल पूरे कर लेता है, असिस्टेंट की पोस्ट भी खाली है, पर उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट है, उसकी खराब है, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, इसी को इसलिए एसीपी भी नहीं देंगे, तो एसीपी भी नहीं देंगे। अगर वो प्रमोशन टाइटल तो एसीपी के लिए भी नहीं टाइटल है। Abhi, one such instance you said that ad hoc service for the purpose of ACP would not be counted. Let's see for an instance, a person was appointed, say for that matter, a special police officer in Punjab Police, right? And after around 10 years of service, he files a writ petition in High Court, and his service is as SPO is considered as regular service, and he is appointed constable from 1994. In that eventuality, the service rendered by him as SPO, which is now considered as a service as constable, would be considered for ACP or no? What has declared is regular service, तो वो काउंट की जाएगी। Then it would be. Then it would. Okay. 94 से 8 साल जब पूरे होंगे तो 2002 की एक एसीपी मिल जाएगी, और फिर 8 साल बाद 2010 की एसीपी मिल जाएगी, और 8 साल बाद 2018 में 3 एसीपी उसको मिल जाएंगी। So मतलब route ये होगा, first you have to get your service regularly counted, then only it will be. रेगुलर होएगी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, You should be हाँ? eligible for the रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, also. हाँ मेरे ख्याल से तो है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका 8-16-24 का। अगर रेगुलर रेट्रोस्पेक्टिवली अगर कोर्ट कहेगी this service his service he is deemed to be appointed as regular service with all consequential benefits, इसलिए जब मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो थे एसीपी थी वो थी 10-20 वाली, हाँ, तो अब ये 8-16-24 हो गई, तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली फिर 8-16-24 काउंट करोगे, कैसे करोगे? जो रूल्स उस टाइम एप्लीकेबल, उसको माना जाएगा कि वो उस डेट पे जो रूल एप्लीकेबल होगा वो उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जिसको 10 मिल गया उसको 10 के बाद अगर वो 16 के लिए इंटाइटल्ड है तो 10 के बाद 16 में मिल जाएगा उसको। हाँ हाँ 16 में मिल जाएगा उसको, 16 अगर साल उसकी नई अपॉइंटमेंट वो नई प्रमोशन तो 16 में मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि एसीपी की बहुत लिटिगेशन आती है, तो एसीपी को बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि प्रमोशन किसी की, जैसे बताएगी प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है तो एसीपी भी नहीं मिलेगा, पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल है कोई, उसको कह रहे हैं कि कल तू प्रमोट कर देंगे तुझे, वो कहता मुझे नहीं होना प्रमोट। ज्यादातर कौन कहता है? तहसीलदार कहता है मुझे नहीं प्रमोशन लेनी, या फिर कोई भी कह सकता है, उसको पता है कि उसको जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो ज्यादा बेटर है, वहां ज्यादा उसको कंफर्टेबल है, तो उसको कहते हैं फॉरगोइंग प्रमोशन। अगर कभी नहीं मिलती, फॉरगो कर जाता है तो, और फिर वो कहे कि हाँ जी मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मुझे 8 साल वाली एसीपी दो, तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुझे चांस दिया था प्रमोशन का, यू डिड नॉट अवेल इट, इट इज एज इट वाज अवेलेबल, यू डिड नॉट अवेल। तो इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, आपको इसके लिए एसीपी नहीं, क्योंकि एसीपी न्यू प्रमोशन है, तो प्रमोशन वाज ऑफर्ड टू यू, यू डिक्लाइन,
so you will not be given ACP in lieu of promotion. तो इस पे एक बिल्कुल डायरेक्ट जजमेंट है एमएम कुमार की, डीबी की हमारी, अगर आप नोट करना चाहो, राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इट इज 2010 1 SCT 443। अभी मैं आपको शेयर भी करूंगा। ये दो रूल्स हैं जो उनसे सबसे, ये रूल 11 में है, साफ साफ लिखा हुआ एसीपी रूल्स के, in case the government servant chooses to forego any functional promotion on any ground whatsoever by drawing his pay in the ACP scale with reference to him, he shall cease to be entitled to draw his pay in the ACP pay scales and shall draw his pay in the functional pay scales prescribed for the post on which he is substantively working from the date of such forego of promotion. So he shall be ceased to entitled for the ACP scale अगर वो forego करता है तो, और सीजिंग ऑफ एंटाइटलमेंट ऐसी भी पे स्ट्रक्चर भी सेम ही चीज है अगर फॉरगो करता है। रैशनल वही है, लॉजिक बिसाइड बीइंग जस्ट एंड फेयर एज प्लेसिंग एसीपी स्केल इज itself made on account of stagnation of non-availability of promotional avenues, and in the event though subsequently the government servant willingly refuses to accept the offer of promotion for whatever reason, then it can be safely be presumed that the government servant considers there is no stagnation in his government service which needs deserves to be compensated by बेसिकली इट्स ए कंपनसेशन, कि आपको प्रमोशन नहीं दी तो आपको एसीपी दे दिया, तो अगर प्रमोशनल एवेन्यू था आपने नहीं ली तो आप ये मानते हो स्टैग्नेशन नहीं था तो आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया। ये राकेश कुमार की जजमेंट है, जस्टिस एमएम कुमार, जस्टिस ऋतु बारी की, ये क्लियर, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, चैलेंज हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सिर्फ राकेश कुमार को ये उसका दे दिया कि उससे रिकवरी ना की जाए, कुछ ना किया जाए, उसको दे दिया था बेनिफिट। तो बट वो ये भी लिखा था इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए प्रेसिडेंट। तो जो एमएम कुमार की जजमेंट है वही अभी सेटल्ड लॉ है। रूल 11 जो है ये चैलेंज हुआ था और रूल 11 हैज बीन अपहेल्ड। तो रूल 11 जो था इट हैज बीन अपहेल्ड इन राकेश कुमार जजमेंट। तो 2010 1 SCT है डबल 4। और फिक्सेशन ऑफ पे इन रिवाइज एसीपी पे स्ट्रक्चर, जब एसीपी किसी को मिलता है तो उसकी पे कैसे फिक्स होनी है वो भी इन रूल्स में बताया हुआ है कि the pay in applicable ACP level pay matrix shall be the pay of payment multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57 rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that ACP। तो जो 2.57 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी बेसिक पे को जो कि उसमें है आगे पे मैट्रिक्स में है उससे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही है सबके लिए, जो प्रमोशन के लिए होता है वही एसीपी के लिए भी होएगा। तो 2.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नियरेस्ट सेल होएगा उसके, जैसे कोई फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट आती है उसके आसपास की आती है तो वो वाली फिगर पे उसकी पे जो है फिक्स कर दी जाएगी। जैसे मैं आपको अभी पे मैट्रिक्स से समझाता हूँ। जैसे किसी की मान लो अभी मैं फर्स्ट कॉलम में हूँ, किसी की सैलरी जो है 20,900 है 6th रो में, ठीक है, अभी उसकी बेसिक पे ये ले रहा है, तो उसको अगर एसीपी मिल रहा है 8 साल की सर्विस वाला मिलना है फर्स्ट एसीपी, तो उसकी बेसिक पे को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका आएगा उसको यहाँ पे जो नियरेस्ट उसका जिसमें लेवल में जाएगा वो वहां पे उसको रखेंगे। बेसिकली इट्स ए प्रमोशन में तो आपको पोस्ट भी मिल जाती है, बट एसीपी में सिर्फ आपको एक उसका बेनिफिट मिलता है, एक 2.57 फैक्टर का, आपकी बेसिक पे दोबारा फिक्स हो जाती है और फिर आपको अगले साल से उसके अकॉर्डिंग उसके मंथ से सैलरी मिलनी शुरू होती है, तो ये फिक्स से पे हो जाती है। मैंने कोई जजमेंट्स नहीं बताई है, क्योंकि जजमेंट्स नीलेश ने उस दिन बहुत सारी शेयर की थी और आपने नोट भी की थी। तो बेसिकली ये है जो आज का टॉपिक था। अब नीलेश विशाल को ओपन कर ले सेशन, किसी ने कुछ पूछना है? हाँ, those who want to ask questions can unmute themselves and proceed। मैं ही पहला सवाल पूछ लेता हूँ, अनम्यूट ही हूँ। मुझे एक तरह एसीपी में एक ये भी तो हिसाब था ना कि जिसको 3 प्रमोशंस नहीं मिली ओनली ही कैन अवेल एसीपी, ऐसा भी तो फंडा है ना एक, ये नहीं है? अगर एक जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जो लिटिगेशन जैसे आती है, क्लर्क कोई है वो क्लर्क का काम कर रहा है पर 8 साल जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट की वो 8 साल की है, वो कहेगा कि मुझे प्रमोट करो असिस्टेंट,
उसको प्रमोशन नहीं मिली असिस्टेंट की, तो उसको एसीपी के लिए एंटाइटल हो जाएगा उसी टाइम। मैं कुछ और कह रहा हूँ, प्रेज्यूमिंग क्लर्क के आगे प्रमोशनल एवेन्यूज में 6 पोस्टें ऊपर हैं कि वो 6 पोस्ट ऊपर तक जा सकता है। पहले 6 साल में उसको 3 मिल गई, हाँ फिर नहीं मिलेगी उसको तो प्रमोशन। उसके बाद से वो कभी नहीं मिली। एक भी मिल गई है तो 8 साल वाली नहीं मिलेगी, 2 मिल गई तो 16 साल वाली भी नहीं मिलेगी, और 3 मिल गई तो 24 साल वाली भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। और अच्छा, अगर 3 है तो 24 साल बाद तीसरे के लिए मिलेगी उसको। अगर ऑप्शंस मिली है 2 मिली तो तीसरा उसको 24 वाली मिलेगी, तो 24 वाली मिलेगी, 24 साल की सर्विस करने पे। और वो 24 कब से गिनोगे फिर? वो 24 तो उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट से गिनेंगे ना, इनिशियल अपॉइंटमेंट से गिनोगे। तब से गिनेंगे। ओके ओके, ठीक है। बिशनोई साहब तो आज आए नहीं। आए हुए हैं 721 BD 325 हुई है। ओके, अच्छा करण आस्क, गो अहेड, फायर। अनम्यूट योरसेल्फ। करना अनम्यूट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दे विशाल से। हैं? रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?